सुश्रुत के अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट से। तो अभी फर्स्ट लेवल पे हम सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। अभी हम एमसीक्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे, अभी विजुअल की तरफ नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ सुनने की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले लो लेवल पे तैयारी करेंगे, ठीक है, बेसिक लेवल से तैयारी करेंगे, बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और साथ में उसका आंसर भी दूंगा, एमसीक्यूज़ नहीं दूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ नेक्स्ट लेवल पे जब ये कवर हो जाएगा तो इसके नेक्स्ट लेवल पे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता में प्रथम अध्याय का नाम क्या है। तो सुश्रुत संहिता में प्रथम अध्याय का नाम क्या है, तो उसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। नेक्स्ट है, सुश्रुत जी के अनुसार आयुर्वेद किस वेद का उपांग है। सुश्रुत जी के अनुसार आयुर्वेद किस वेद का उपांग है, तो उसका आंसर है अथर्ववेद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत जी के अनुसार आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों एवं 1,000 अध्यायों तथा अष्टांग आयुर्वेद में किसने विभाजित किया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों में एवं 1,000 अध्यायों तथा अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित किया, ठीक है। ये सुश्रुत जी के अनुसार है। अब नेक्स्ट है कि सुश्रुत जी के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम क्या है, ठीक है। तो इनका क्रम है शल्य शलाक्य काय भूत विद्या कौमार विद्या अगध रसायन और वाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत जी के अनुसार रसायन द्रव्यों के गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो रसायन द्रव्यों का गुणधर्म क्या है, वया स्थापन करना, आयु का स्थापन करना और मेधा बलकर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अल्प शुक्र की विकृति में क्या चिकित्सा करें, आप्यायन। दुष्ट शुक्र में क्या चिकित्सा करें, दुष्ट शुक्र में प्रसाद करें। क्षीण शुक्र में क्या चिकित्सा करें, क्षीण शुक्र में उपचय करें। और विशुष्क शुक्र में क्या करें, विशुष्क शुक्र में जनन करें। नेक्स्ट है, सुश्रुत जी के अनुसार मान्य प्रमाण है, ठीक है। तो मान्य प्रमाण कौन कौन से सुश्रुत जी के अनुसार, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। नेक्स्ट है, पंच महाभूत शरीरी समवाय डैश इच्युते, ठीक है। तो किसके बारे में बोला गया, ये बोला गया है पुरुष के बारे में। पुरुष के बारे में क्या बोलते हैं सुश्रुत जी, पंच महाभूत शरीरी समवाय इत युच्यते। नेक्स्ट है कि सुश्रुत जी के अनुसार लोक होता है द्विविध और पंचविध। सुश्रुत जी के अनुसार लोक द्विविध भी होता है और पंचविध भी होता है। नेक्स्ट है, चतुर्विध भूतग्राम हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। चतुर्विध भूतग्राम क्या हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। नेक्स्ट है, चतुर्विध भूतग्राम में प्रधान क्या है, जरायुज। 12th है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी नाम पुनर्मूलम किसके लिए कहा गया है, प्राणी नाम पुनर्मूलम कहा गया है आहारों के लिए। नेक्स्ट है कि सुश्रुत जी के अनुसार औषध भेद माने गए हैं, ठीक है। सुश्रुत जी कितने औषध भेद मानते हैं, तो इसका आंसर है दो औषध भेद मानते हैं। सुश्रुत जी ने पुष्प फलवंतो संज्ञा किसे दी है, सुश्रुत जी ने पुष्प फलवंतो संज्ञा दी है वृक्ष को। नेक्स्ट है, सुश्रुत जी के अनुसार स्थावर वर्ग के भेद हैं, ठीक है। तो सुश्रुत जी के अनुसार स्थावर वर्ग के भेद कितने होते हैं, पहली बात तो 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वानस्पतिक, वृक्ष, औषध और विरुद्ध। नेक्स्ट है कि सुश्रुत जी के अनुसार विरुद्ध वर्ग में क्या क्या सम्मिलित है, ठीक है। तो प्रतान भी सम्मिलित है और स्तंभिन्य यानी कि गुलम भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, सुश्रुत जी के अनुसार सर्प किस वर्ग से संबंधित है, सर्प जो है वो अंडज वर्ग से संबंधित है। सुश्रुत ने कीट वर्ग को किस श्रेणी में रखा है, सुश्रुत ने कीट वर्ग को स्वेदज श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकारों के प्रकोप व प्रशम में कारण चतुर्विध हेतु है, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। सुश्रुत संहिता में क्रमशः कितने स्थान व अध्याय हैं, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं,
5 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। ठीक है, अगर 5 120 होगा और 6 186 होगा, ठीक है, तो 5 120 ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि वो उत्तर तंत्र में आ जाता है, वो अलग से जोड़ा गया है बाद में। अब नेक्स्ट है कि सुश्रुत जी के अनुसार किस वर्ग को बिना उपनयन संस्कार के ही आयुर्वेद अध्ययन करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है शूद्र को। शूद्र को बिना उपनयन संस्कार के ही आयुर्वेद अध्ययन करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिष्य के वस्त्रों का वर्ण कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर है क्षाय वर्णी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत जी के अनुसार अध्ययन निषिद्ध दिन हैं अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। नेक्स्ट है कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, तो सूत्र स्थान में अध्याय हैं 46। ठीक है, निदान स्थान में कितने अध्याय हैं और शारीरिक स्थान में कितने अध्याय हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, पर ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं, निदान स्थान में 16 हैं। ठीक है, शारीरिक स्थान में 10 हैं, कल्प स्थान में 8 हैं और चिकित्सा स्थान में 40 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सुश्रुत संहिता में ग्रंथ की विषय वस्तु कहाँ दी गई है। ठीक है, तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान 40 में। शारीरिक स्थान का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। शारीरिक स्थान का ज्ञान योगियों के लिए भी और वैद्य के लिए भी, रोगियों के लिए भी और वैद्य के लिए भी। नेक्स्ट है कि सुश्रुत संहिता में योगियों के लिए भी और वैद्य के लिए। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता में मुख्य रोगों का वर्णन कहाँ मिलता है, निदान स्थान में। सुश्रुत संहिता में मुख्य रोगों का वर्णन निदान स्थान में मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सुश्रुत संहिता में रसायन वाजीकरण का वर्णन चिकित्सा स्थान में मिलता है। ठीक है, और सुश्रुत ने वाजीकरण का वर्णन रसायन से पहले किया है। अब नेक्स्ट है कि सुश्रुत संहिता में पंचकर्म विषयक सामग्री मिलती है चिकित्सा स्थान में। सुश्रुत संहिता शांति कर्म किसका पर्याय है। सुश्रुत संहिता में शांति कर्म किसका पर्याय है, तो चिकित्सा का। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के प्रारंभिक अध्यायों की संज्ञा है औपद्रविक। नेक्स्ट है सुश्रुत जी के अनुसार उन्माद व अपस्मार को किस अष्टांग में स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर है भूत विद्या में। नेक्स्ट है सुश्रुत जी के अनुसार चतुर्विध तंत्र भूषण अध्यायों का क्रम है रस भेद, स्वर भेद, तंत्र युक्ति और दोष भेद। नेक्स्ट है अल्प बुद्धि वाले को शास्त्र किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तो पद रूप में पढ़ाएं। ठीक है, तब नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहा हूँ कि यथा खरस चंदन भारवाही। यथा खरस चंदन भारवाही किस संदर्भ में दिया गया है, तो ये दिया गया सुश्रुत सूत्र स्थान 4 में। नेक्स्ट है एकम शास्त्रम ध्यानो न विद्याशास्त्र निश्वयम, तो ये किसके संदर्भ में है, ये है सुश्रुत सूत्र 2 के संदर्भ में। नेक्स्ट है सुश्रुत जी के अनुसार सभी शल्य तंत्रों के मूल तंत्र हैं औपधैनव, औरभ्र, सौश्रुत और पौषकलावत। चरक जी ने सुश्रुतोक्त अष्टविध शस्त्र कर्म में से कौन सा नहीं माना है। ठीक है, तो चरक जी जो ऐषण और आहरण नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शस्त्र कर्म के समय रोगी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए, पूर्वाभिमुख होना चाहिए। शस्त्र कर्म किया जाना चाहिए लोमों की दिशा के अनुलोम। ठीक है, जो लोमों की दिशा के अनुलोम में शस्त्र कर्म करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि भी शस्त्र से निर्मित व्रण के गुण नहीं है। ठीक है, तो शस्त्र में से निर्मित व्रण के गुण किसमें नहीं है,
तो सूक्ष्म में नहीं है, ठीक है। तो सूक्ष्म जो होते हैं उसमें शस्त्र से निर्मित व्रण के गुण नहीं होते हैं। बाकी विशाल आयत और निराश्रय, विशाल आयत और निराश्रय में शस्त्र से निर्मित व्रण का गुण मिलता है। सुश्रुत ने कुशल शल्य चिकित्सक में कितने गुण होना आवश्यक माना है? 6 गुण। गंडस्थल, ललाट, औष्ठ, दंतवेष्ट एवं कुक्षी पर किस प्रकार का छेदन करना चाहिए? तिर्यक छेदन करें। पाणी व पाद पर किस प्रकार का छेदन निर्दिष्ट है? चंद्रमंडल। गुदा व मेढ्र पर किस प्रकार का छेदन निर्दिष्ट है? अर्धचंद्राकृति। मूढ़ गर्भ, उदर, अर्श, अश्मरी, बगंदर व मुख रोगों में शस्त्र कर्म करवाया जाना चाहिए, ठीक है, अभुक्त वक्त। इनमें शस्त्र कर्म अभुक्त वक्त करवाएं। व्रण के शोधन के पश्चात किन द्रव्यों की वर्ती व्रण में रखी जानी चाहिए? तिल, कल्क, मधु और घृत की। नेक्स्ट है, सुश्रुत जी के अनुसार व्रण चिकित्सा का सही क्रम क्या है? व्रण शोधन, फिर वर्ती धारण, फिर कवलिका, फिर वस्त्र पट धारण और एंड में धूपन। नेक्स्ट है कि सुश्रुत जी के अनुसार व्रण धूपन द्रव्य नहीं है तगर। बाकी अगर सुश्रुत जी के अनुसार व्रण धूपन द्रव्य नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तगर नहीं है, ठीक है। बाकी अगर, वचा और लवण जो है वो व्रण धूपन द्रव्य हैं। अगर, वचा, लवण व्रण धूपन द्रव्य हैं, ठीक है। तो अब हेमंत, शिशिर और वसंत में प्रति 3 दिन पर व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए। ग्रीष्म, वर्षा व शरद ऋतु में प्रति 2 दिन पर व्रण पट खोलना चाहिए। सदोष व्रण का रोपण करने से वो नाड़ी में परिवर्तित हो जाता है। शस्त्रकृत व्रण में तीव्र वेदना होने पर व्रण का सिंचन किया जाना चाहिए मधुयष्टि चूर्ण से युक्त कोष्ण घृत से। मधुयष्टि चूर्ण से घृत कोष्ण घृत से। अब नेक्स्ट आता है कि 15 अक्षीय निमेष में कितना होता है? 15 अक्षीय निमेष होता है 1 काष्ठा, और 30 काष्ठा कितना होता है? 1 कला। 3 मुहूर्त कितना होता है? 1 अहोरात्र। और 5 वर्ष कितना होता है? 1 युग, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने क्या बोला हुआ है सूत्र स्थान 6/5 में कि 15 अक्षीय निमेष होता है 1 कला, 30 काष्ठा होता है, सॉरी 15 अक्षीय निमेष होता है 1 काष्ठा, 15 अक्षीय निमेष होता है 1 काष्ठा, 30 काष्ठा होता है 1 कला, 3 मुहूर्त होता है 1 अहोरात्र और 5 वर्ष होता है 1 युग। ये सुश्रुत जी के अनुसार बताया गया है। अब नेक्स्ट है कि ठीक है, तो तप और तपस्या किस ऋतु को बोलते हैं? तप और तपस्या किस ऋतु में आते हैं? तो ये आते हैं शिशिर में। तप तपस्या शिशिर में, मधु माधव वसंत में, नभ नभस्य वर्षा में और सहसहस्य हेमंत में। तप तपस्या शिशिर में, मधु माधव वसंत में, नभ नभस्य वर्षा में और सहसहस्य हेमंत में, ठीक है। तो पाल्यति प्रजा, पाल्यति प्रजा किसके बारे में बोला गया है? पाल्यति प्रजा पित्तम, पित्तम पाल्यति ही प्रजा, पित्तम पाल्यति प्रजा, पित्तम पाल्यति प्रजा बोला गया है? नहीं जी, गलत, मैंने गलत बोला जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के गलत बोला है मैंने। वायु पाल्यति प्रजा, वायु पाल्यति प्रजा, वायु प्रधान होती है तीनों दोषों में, इसलिए वायु पाल्यति प्रजा, ठीक है। कंफ्यूज भी करना पड़ता है बीच बीच में जो है। नेक्स्ट है कि काल के अनुसार ऋतु सदृश लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो प्रत्यूष काल होता है उसमें हेमंत ऋतु सदृश लक्षण होते हैं। मध्याह्न जो काल होता है उसमें ग्रीष्म ऋतु सदृश लक्षण होते हैं। अपराह्न काल जो होता है उसमें प्रावृट सदृश लक्षण होते हैं। और अर्धरात्रि काल जो होता है उसमें शरद सदृश लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजो धूमाकुला दिशा किस ऋतु का लक्षण है?
हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु का लक्षण क्या है? रजो धूमा कुला दिशा। नेक्स्ट है कि वात वृष्ट्या कुला दिशः की ऋतु का लक्षण है शिशिर। ठीक, किस ऋतु का लक्षण है ये? शिशिर ऋतु का। ठीक है, तो शिशिर ऋतु का लक्षण क्या है? वात वृष्ट्या कुला दिशः। नेक्स्ट है कि जो पुष्पित वृक्ष हैं, ठीक है, तो रौद्र प्रियंगु पुन्नाग ये हेमंत ऋतु में होते हैं। किंशुक कमल बकुल आम्र और अशोक ये वसंत ऋतु में होते हैं। और कदम्ब नीप कुटज सर्ज और केतकी प्रावृत ऋतु में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हेमंत ऋतु में बहने वाली वायु की दिशा क्या होती है? हेमंत ऋतु में बहने वाली वायु की दिशा उत्तर होती है। बसंत ऋतु में वायु की दिशा दक्षिण होती है। ग्रीष्म ऋतु में नैऋत्य होती है और प्रावृत ऋतु में पश्चिम होती है। प्रधानतम यंत्र क्या है? शुश्रु जी ने क्या बोला? प्रधानतम यंत्र क्या है? हस्त यानी कि हाथ। प्रधान यंत्र क्या है? प्रधान यंत्र है कंकमुख। शुश्रुत जी के अनुसार कुल यंत्र संख्या होती है शतमेकोत्तरम। ठीक है, और शुश्रुत जी के अनुसार यंत्र के प्रकार हैं षट। ठीक है, शुश्रुत जी के अनुसार यंत्र के प्रकार षट हैं। ठीक है, तो अब यंत्र और उनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो स्वस्तिक यंत्र की संख्या कितनी होती है? चतुर्विंशति। स्वस्तिक यंत्र की संख्या है चतुर्विंशति। संदंश यंत्र की संख्या है दो होती है। ठीक है, नाड़ी यंत्र की संख्या है विंशति और उपयंत्र की संख्या है पंचविंशति। ठीक है, उपयंत्र की संख्या है पंचविंशति। ठीक है, तो स्वस्तिक यंत्र की संख्या कितनी हुई? चतुर्विंशति। ठीक है, अब नेक्स्ट है शुश्रुत जी के अनुसार यंत्र प्रायः किस धातु से बनाए जाने चाहिए? लोहे की धातु से। नेक्स्ट है कि अस्थि विदष्ट शल्योद्धरणार्थ किस यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है? स्वस्तिक यंत्र का। नेक्स्ट है कि सनिग्रह व अनिग्रह किस यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है संदंश। नेक्स्ट है त्वंग मांस शिरा स्नायुगत शल्योद्धरणार्थ किस यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है? संदंश यंत्र का। ताल यंत्र की आकृति कैसी होती है? मत्स्य तुल्य। ठीक है, ताल यंत्र की आकृति मत्स्य तालुवत होती है। मत्स्य तालुवत किसकी आकृति होती है? ताल यंत्र की। कर्ण नासा नाड़ी शल्योद्धरणार्थ किस यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है? ताल यंत्र का। नाड़ी यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है स्रोतोगत शल्योद्धरणार्थ, रोग दर्शनार्थ और आचूषणार्थ। नेक्स्ट है नाड़ी यंत्र की लंबाई होनी चाहिए आवश्यकता अनुसार। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरुद्ध प्रकाश यंत्र एवं सन्निरुद्ध गुद यंत्र किस प्रकार के यंत्र हैं? ये नाड़ी यंत्र हैं। ठीक है, तो अब यंत्रों के कितने प्रमाण होते हैं? ठीक है, तो जो स्वस्तिक यंत्र होता है उसका 18 अंगुल प्रमाण होता है। संदंश यंत्र का 16 अंगुल प्रमाण होता है। ताल यंत्र का 12 अंगुल प्रमाण होता है। और नाड़ी यंत्र कितना होता है? आवश्यकता अनुसार। अभी पढ़ा हमने पीछे। अब नेक्स्ट है कि जाम्बवोष्ठ व अंकुशमुखी शलाका का कर्म माना गया है अग्निकर्म। द्रव्याकृति शलाका का कर्म है क्षार कर्म और औषध प्राणिधान। ठीक है, द्रव्याकृति शलाका का कर्म है क्षार कर्म और औषध प्राणिधान। कार्पास कृतोष्णी शलाका का कर्म है प्रमार्जन। कार्पास कृतोष्णी शलाका का कर्म क्या है? प्रमार्जन। मसूर दल मात्र शलाका का कर्म है स्रोतोगत शल्य निर्हरण। मसूर दल मात्र शलाका का कर्म है स्रोतोगत शल्य निर्हरण। कोलास्थि दल शलाका का कर्म है नासार्बुद हरणार्थ। नासार्बुद हरणार्थ किसका कर्म है? कोलास्थि दल शलाका का। ठीक है, अब शलाका के मुख्य कर्म बताएंगे अब हम।
कि गंडू पद मुख का मुख्य कर्म क्या है? ऐषण। सर्पफण मुख का कर्म क्या है? व्यूहन। शरपुंख का मुख्य कर्म क्या है? चालन। और मालती पुष्प वृत्तांगर का मुख्य कर्म क्या है? मूत्र मार्ग विशोधन। मालती पुष्प वृत्तांगर का मुख्य कर्म है मूत्र मार्ग विशोधन। अब नेक्स्ट है कि सठीवन, प्रवाहन व हर्ष को उपयंत्र माना गया है। ठीक है, किसको उपयंत्र माना गया है? स्ठीवन, प्रवाहन व हर्ष को। पाणिपाद तल, अंगुली, बाल, नख, दंत व जीवा को उपयंत्र माना गया है। क्षार व अग्निकर्म को उपयंत्र माना गया है। नेक्स्ट है कि सुश्रुत ने यंत्र कर्म 24 माने हैं। सुश्रुत ने यंत्र दोष 12 माने हैं। आहरण व ऐषण एक यंत्र कर्म भी है। ठीक है, आहरण और ऐषण एक यंत्र कर्म भी है। सामान्यतः प्रशस्त्र यंत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 18 अंगुल। दृश्य शल्य निर्हरणार्थ किस यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है? सिंह मुख का। गूढ़ शल्य निर्हरणार्थ किस यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है? कंक मुख का। सुश्रुत जी के अनुसार शस्त्र संख्या है 20। मंडलाग्र व करपत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है छेदनार्थ व लेखनार्थ। मुद्रिका व नख शस्त्र का प्रयोग निर्दिष्ट है छेदन और भेदन। आरा और कुठारिका का प्रयोग निर्दिष्ट है वेदन में। सूची का कर्म है वेदन, सीवन और विश्रावण। सूची के 3 कर्म होते हैं। ठीक है, सीवन, वेदन और विश्रावण। वेदन, सीवन और विश्रावण। ठीक है, तो शस्त्रों के नाम और उनके कर्म हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो वृद्धिपत्र शस्त्र का क्या कर्म है? छेदन और भेदन। बडिश नामक शस्त्र का कर्म है आहरण। ब्रीहिमुख का कर्म क्या है? ब्रीहिमुख का कर्म है वेधन। और ऐषणी का कर्म क्या है? ऐषण करना। ऐषणी का कर्म जो है ऐषण करना है। ऐषण कर्म करते समय ऐषणी को कहाँ से पकड़ना चाहिए? तो मूल से पकड़ें। भेदन कर्मार्थ शस्त्र को कहाँ से पकड़ा जाना चाहिए? फल व वृंत के संयोग स्थल से। विश्रावणार्थ शस्त्र को कहाँ से पकड़ा जाना चाहिए? मध्य से। बालक, वृद्ध, स्त्री व सुकुमार में विश्रावण किस शस्त्र से निर्दिष्ट है? त्रिकूर्चक। नेक्स्ट है कि जो शस्त्रों के लंबाई बताएंगे अब हम, जो है नेक्स्ट जो है। ठीक है, तो नख शस्त्र और ऐषणी शस्त्र की लंबाई कितनी होती है? 8 अंगुल। ठीक है, अब उसके बाद आता है शरारी मुखी। शरारी मुखी की जो है 10 अंगुल लंबाई होती है। मुद्रिका जो होती है वो प्रदेशिन्य गर्भ पर्व प्रदेश प्रमाणा होती है। ठीक है, और जो मंडलाग्र होती है वो 6 अंगुल लंबी होती है। सुश्रुत जी के अनुसार शस्त्र दोष कितने होते हैं? तो सुश्रुत जी के अनुसार शस्त्रों के दोष 8 होते हैं, 8। खरधार एक प्रकार का शस्त्र दोष है, मगर किस एक शस्त्र के लिए यह एक शस्त्र गुण है? करपत्र के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब शस्त्रों का नाम में एक मुख्य कर्म क्या शस्त्रों का वो बताएंगे। उसके बाद साथ में कि शस्त्र की जो धार का प्रमाण कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो भेदन होता है शस्त्र जो होता है उसकी धार क्या होनी चाहिए? मासूरी धार होनी चाहिए। लेखन कर्म करने वाले शस्त्र की जो धार होती है वो अर्ध मासूरी होनी चाहिए। वेधन करने वाले शस्त्र की धार जो है वो केशिकी धार के प्रमाण की होनी चाहिए। और जो छेदन करने वाला शस्त्र है उसकी अर्ध केशिकी धार होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुश्रुतोक्त त्रिविध ऐषणी में से किसे सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, तो
सुश्रुत के द्वारा त्रिविध एषणी में किसे सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो मंद कंटक मुखी को सम्मिलित करते हैं, यव पत्र मुखी को सम्मिलित करते हैं और गंडू पद मुखी को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो सुश्रुतोक्त त्रिविध एषणी में से क्या सम्मिलित है, त्रिविध एषणी में क्या सम्मिलित है, मंद कंटक मुखी, यव पत्र मुखी और गंडू पद मुखी, ठीक है। तो ये भी मेन पॉइंट्स का भी आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो करना कैसे है कि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इनको सुनो, ठीक है। और आपको जब आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने करवाए होंगे, ठीक है, तो अभी हम सुश्रुत का स्थान भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप अपने लेवल पे अगर पढ़ सकते हो ठीक है, नहीं तो जो जितना करवाया उतना करें। बेसिकली एक बार रीडिंग देंगे चैप्टर की या एक स्थान की, ठीक है। फिर MCQ सॉल्व करेंगे थोड़े से, फिर उसके बाद उस चैप्टर की फिर से रीडिंग देंगे। तो उससे क्या होता है कि अगर आप देखो, अगर आप लगातार 5 बार रीडिंग दोगे ना एक स्थान की, मान लो आपने सुश्रुत सूत्र स्थान एक बार पढ़ लिया हफ्ता लगा करके, ठीक है। अब आप जब उसको 5 बार या 4 बार रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो 5 माना कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते हो तो थोड़ा टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो मान लो कि वो 5 बार आपने रिवाइज़ करा, 5 दिनों में ख़त्म हो गया, तो 25 दिन में 20 से 25 दिन में मान लो आपने कि सूत्र स्थान ख़त्म कर लिया, 5 बार रिवाइज़ कर लिया, लेटर सपोज, ठीक है। तो मान लो 20 दिन में आपने रिवाइज़ करा, ठीक है। उससे बेटर ये है कि आप एक बार पढ़ो और MCQ सॉल्व करो, ठीक है। MCQ सॉल्व करके फिर उस चैप्टर का, फिर उस पार्ट स्थान का जो रिवीजन करो, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं कोई ज़रूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सॉल्व करो रिलैक्स माइंड से, ठीक है। फिर उस स्थान को रिवाइज़ करो, उसके बाद फिर से MCQs सॉल्व करो, 2 बार हो गए, ठीक है। दूसरी बार सॉल्व करने फिर से उस स्थान को पढ़ो, ठीक है। कम से कम 3 बार जो है उस स्थान को एक बार, और उन्हीं MCQs को दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। तो 3 बार MCQ सॉल्व हो गया, 3 बार स्थान सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्थान पे बढ़ो, और जब आप नेक्स्ट स्थान पे बढ़ोगे, ठीक है, तो फिर जो आपका जो पिछला स्थान है, जैसे मान लो कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे आपने नया स्थान पढ़ना और 1 घंटा आपने पिछला स्थान है। फॉर एग्जांपल अगर आप सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान या चिकित्सा स्थान, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़ रहे हो, मान लो कि आप सूत्र के बाद निदान स्थान या चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हो, मान लो सूत्र के बाद आप चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लो आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप घंटे वाइज नहीं पढ़ते हो, पेजेस वाइज पढ़ते हो, कि मान लो कि मैं 40 पेज पढ़ता हूँ डेली के, तो आपने 30 पेज जो हैं, ठीक है, या 50 पेज पढ़ता हूँ डेली के, तो आपने 40 पेज जो हैं वो चिकित्सा स्थान पढ़ना है, और बाकी 10 पेज या बाकी 1 घंटा जो है वो आपने जो आपने पहले पढ़ चुका स्थान, उसका जितना भी पढ़ा जाता है उतना उसको एक बार रीडिंग मार लेनी है, ठीक है। दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, ताकि आप जो पीछे पढ़ रहे हो वो भूले भी नहीं, और नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट वाला भी आप कवर करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। तो जब आप इसी प्रोसेस से 3-4 बार रिवाइज़ करोगे तो आपका पिछले वाला एक और बार रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उन दोनों का इकट्ठा मिला करके कंसोल, फिर आपको ना बहुत से पॉइंट्स जो याद हो जाएंगे इतनी बार जब आप रिवाइज़ करोगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अपने आप याद हो जाएंगे। तो जब आप रिवीजन करोगे, यार मैंने ये भी पढ़ा, अपने आप माइंड में आएगा, यार मैंने ये भी पढ़ा है, ठीक है। यंत्रों की संख्या इतनी बताई है, प्रमुख जो शस्त्र होता है वो हाथ है, ठीक है। ये पॉइंट्स देखो अपने आप याद होते हैं, ठीक है। याद होंगे तो आप उनको मिस करोगे, ठीक है, फिर उनको आप छोड़ दोगे कि यार ये मेरे को याद है, फिर उनको टिक लगाओगे जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका पढ़ने का, और इसी से पेपर निकलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।